स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। और बुक है आरोह भाग 2। कविता का नाम है बादल राग, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और इसमें मैं आपको इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी आपके एग्जाम में, फिर जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको कर पाओगे, क्योंकि आपको इस वीडियो के बाद कविता की समझ अच्छे से हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो परिचय के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता के कवि हैं। और बादल राग जो कविता है वो इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, आप कह सकते हो फेमस कविता है। और एक चीज याद रखना, इस कविता में जो ये बादल है, बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूरी कविता में याद रखना, बादल का मतलब है इस कविता के अंदर क्रांति। ठीक है, और आगे अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि बादल राग का मतलब हुआ क्रांति का संगीत, क्योंकि राग का मतलब होता है कोई संगीत, ठीक है, कोई गाना। तो ये क्रांति के लिए एक संगीत है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, अब इसका संदर्भ आपको बताता हूं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुचर्चित कविता बादल राग से लिया गया है। यह कविता मूल रूप में निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका में संकलित तथा प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब आगे मैं आपके सामने कविता की लाइनें पढ़ूंगा, काव्यांश जो है आगे। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। अब इसका प्रसंग क्या है देखो। बादल छायावादी कवियों का बहुत मतलब फेवरेट आप कह सकते हो एक विषय रहा है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर कविताएं लिखी हैं। खुद निराला जी ने ही बादल पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। लेकिन ये जो कविता है, इस कविता का आरंभ होता है समीर सागर पर तिरती हुई अस्थिर सुख तथा दुख की छाया के संकेत से। ठीक है, अब इसकी व्याख्या में आपको ये चीज समझ आएगी कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, कवि ये बताता है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बताते हैं कि बादल जो है वो वायु रूपी सागर के ऊपर अस्थिर सुख पर दुख की छाया की तरह लहराते मंडरा रहे हैं। ठीक है, और कवि को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि संसार का हृदय दुख के कारण जला हुआ है। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो कवि का मतलब ये है कि बादल दुख और शोषण से ग्रस्त संसार के ऊपर जल बरसाकर शोषण के खिलाफ क्रांति का उद्घोष करने में क्रांति दूत की भूमिका में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बादल कौन है, क्रांति दूत है, क्रांति का प्रतीक है बादल। और ये जो पूरा संसार दुखों में शोषण से ग्रस्त है, जो निम्न वर्ग है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो शोषित वर्ग से ज्यादा परेशान है बहुत ज्यादा, ठीक है, उन लोगों के लिए क्रांति के लिए मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब वो जो मतलब आप कह सकते हो जो शोषण कर रहे हैं उनका, उनके खिलाफ क्रांति का उद्घोष करने के लिए क्रांति दूत के रूप में बादल को यहाँ पे बताया गया है। कवि बादल को वीर योद्धा की संज्ञा भी देता है। ठीक है, यानी कि जो बादल हैं वो कौन है, वीर योद्धा हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि ओ विनाशकारी बादलों, तुम्हारी रण नौका, यानी कि गरज तरज और प्रबल आकांक्षा। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि तुम्हारी गर्जन के नगाड़े सुनकर धरती की कोख में छुपे अंकुर नया जीवन मिलने की आशा से धरती से फूटने की उमंग से सिर ऊंचा करके तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझना है आपको कि हे विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वर्षा से ही दबे हुए अंकुरों का उद्धार हो पाएगा। अब आपको समझ में आया, ये क्रांतिकारी वर्षा जो होगी वो किसको फायदा करेगी, जो दबे हुए अंकुर हैं, यानी कि जो शोषित वर्ग है, ठीक है, जिनका शोषण हुआ है, उनके लिए ही तो ये अच्छी बात होगी ना, अगर क्रांति होगी, कुछ बदलाव आएगा उनके जीवन में। ठीक है, अब आगे की लाइनें हैं। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिलखिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे हैं शोभा पाते। अब इसका प्रसंग क्या होगा कि निराला जी इस काव्यांश में बादलों के बरसने से उत्पन्न वातावरण तथा उनके वर्षण के विभिन्न प्रभावों का प्राकृतिक तथा सामाजिक संदर्भ में चित्रण करते हैं। यानी कि जो बादल जब बरसेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वातावरण कैसा हो जाएगा, उनके वर्षण का प्रभाव क्या पड़ेगा समाज के ऊपर। ठीक है, यानी कि जब क्रांति होगी तो इससे शोषित वर्ग को क्या फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हे बादल,
तेरे बार बार गरजने तथा धारासार बरसने से, यानी कि मूसलाधार बरसने से सारा संसार डर के मारे अपना कलेजा थाम लेता है। ठीक है, तेरे भीषण गर्जन और घनघोर ध्वनि से सब लोग आतंकित हो जाते हैं, सभी को तेरी विनाशशीलता में बह जाने का डर सताने लगता है। यानी कि क्रांति बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है, ये बताना चाहा है। अर्थात क्रांति का स्वर सुनकर पूरे संसार के हृदय कांप जाते हैं। ठीक है, आगे है, बादलों के भयंकर वज्रपात से, बादल बादल बार बार आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं बादल को यहाँ पे क्रांति समझना, यानी कि क्रांति के भयंकर वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमि भूमि सात हो जाते हैं। ठीक है, और बादलों के भीषण तड़ित पात, यानी कि जो भी मतलब जो बादल जब एक तरीके से तूफान ले आते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, आसमान को छूने वाले जो मतलब आप ये कह सकते हो कि आसमान को छूने की स्पर्धा, कंपटीशन में लगे हुए जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, कोई पहाड़ किसी से ऊपर होता है, कोई किसी से ऊपर होता है, उनके कठोर शरीर तक घायल होकर छलनी हो जाते हैं। इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि पहाड़ों का मानवीकरण किया गया है, कि मतलब पहाड़ों के शरीर का छलनी हो जाना या पहाड़ों को शरीर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि क्रांति में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े लोग भी उससे डर जाते हैं, और जो जितने ऊंचे होते हैं वे उतने ही ज्यादा घायल होते हैं, यानी कि जो उच्च वर्ग है, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है। जबकि उसी बादल की विनाशशीलता में छोटे से अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते हैं। अब ये लघु पौधे कौन है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं। ठीक है, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे तो तुझे हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ हिलाते हुए अनेक संकेतों से बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं, क्योंकि बादल बरसेंगे तो पौधों को नया जीवन मिलेगा। और क्या है आगे, तुम्हारे आने से उन्हें नया जीवन मिलता है, विनाश के शोर से हमेशा लघु प्राण ही लाभ पाता है। यानी कि क्रांति से शोषक वर्ग ही नष्ट होता है, क्रांति हमेशा जो है वो शोषित वर्ग करता है, और इसको जो है मतलब इसका जो एक असर है वो किसके ऊपर पड़ता है, जो शोषक वर्ग है। ठीक है, अब आगे की लाइनें हैं, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शूद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। प्रसंग का क्या है इसके अंदर देखते हैं। अब इस पद्यांश में कवि ने खुलकर ओपनली धनी वर्ग पर चोट की है, शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। सिंपल सी बात है, अब आपको कविता भी समझ में आ रही होगी कि ये किस लिए कवि ने लिखी है। ठीक है, अब आगे इसकी व्याख्या है। कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे भवन, यानी कि अट्टालिका, ठीक है, ऊंचे ऊंचे भवन में ये तो भय और त्रास के निवास हैं। ये जो ऊंचे ऊंचे घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, ये किसके निवास हैं, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो डरे रहते हैं। किससे, क्रांति का डर रहता है उन्हें। जल की विनाशशीलता तो हमेशा कीचड़ में ही होती है। ठीक है, और वहीं बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। आशय यह है, इसका मतलब यह है कि हमेशा निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति करते हैं, और समृद्ध लोग तो डरे ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, सुविधा भोगी वर्ग, यानी कि जो समृद्ध वर्ग है, अमीर लोग हैं, उनके जो मतलब कुछ तुच्छ लोग हैं वो क्रांति से घबराकर आंसू तक बहा देते हैं। ठीक है, और क्या है, अर्थात वे हमेशा बाढ़ से डरे रहते हैं। आशय यह है इसका कि समृद्धि में पले जो कोमल शिशु होते हैं वो क्रांति की ज्वाला नहीं सह पाते। ठीक है, यानी कि जो अमीरी में पले हुए होते हैं और जो मतलब बहुत ज्यादा शोषित मतलब वर्ग को परेशान करते हैं, जो मतलब ऐसा यहाँ पे उदाहरण दिया है कि वहां पे जो पले हुए जो कोमल शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्रांति की ज्वाला नहीं फिर सह पाते। जब शोषित वर्ग उनके खिलाफ खड़ा होता है तो वो फिर उनको संभाल नहीं पाते। जबकि निम्न वर्ग के जो कोमल शिशु होते हैं वो बहुत ज्यादा संघर्षशील होते हैं। ठीक है, यानी कि जो गरीबों के बच्चे हैं, आप ये कह सकते हो, उनके अंदर संघर्ष होता है। ठीक है, और वो हमेशा चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे कोई दिक्कत हो, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। फिर क्या है आगे, पूंजीपति लोगों ने धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर दिया है। ठीक है, इतना धन होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है अभी भी। ठीक है, वे हमेशा डरे रहते हैं। मोटे मोटे पूंजीपति अपने महलों में अपनी पत्नियों के अंगों से लिपटते हुए भी वो कांपते रहते हैं। उन्हें क्रांति का भय है, इतना ज्यादा वो डर गए हैं क्रांति से कि वो मतलब अपने महलों में अपनी पत्नियों के साथ सोए हुए भी एकदम कांप जाते हैं डर के मारे। अब लास्ट जो काव्यांश है वो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार,
हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। प्रसंग क्या होगा? इन पंक्तियों में कवि समाज के शोषक वर्ग तथा शोषित वर्ग यानी कि धनी अमीर लोग और गरीब वर्ग दोनों का ही चित्रण करते हुए कुछ चीज बताते हैं। और यहाँ पे कृषक वर्ड आया है तो आप समझ जाओ जो गरीब है, यहाँ पे किसानों की बात की जा रही है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विनाश रचाने वाले बादल, देखो तुम्हें जर्जर भुजाओं वाला, दुर्बल पतला हीन शरीर वाला किसान व्याकुल होकर परेशान होकर बुला रहा है। ठीक है, बादलों को। ठीक है, जो किसान है वो क्रांति चाहता है क्योंकि वो दब चुका है शोषण के अंदर। उसने अपनी भुजाओं का सारा बल जिस समृद्धि को उत्पन्न करने में गवा गवा दिया। ठीक है, उस समृद्धि ने उसके शरीर का सारा रस ही मानो चूस लिया है। समृद्धि का मतलब जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने किसानों का इतना शोषण किया है, इतना शोषण किया है कि वो किसान जो है वो ऐसी हालत में हो गया है, बिल्कुल दुर्बल। ठीक है, इस पूंजीपति वर्ग ने ही किसान का शोषण करके उसकी ऐसी बुरी हालत, ऐसी दशा बनाई है। अब तो उस किसान के शरीर में मात्र सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का पंजर ही रह गया है। ठीक है, अंजर पंजर जो है बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल हड्डियां ही बची हुई हैं। और उसका जो रक्त मांस होता है, जो एक मतलब आप कह सकते हो ना, जो खून और जो हमारी मसल्स होती हैं, वो सबका शोषण करके जो ये पूंजीपति लोग हैं ये आराम से बैठे हुए हैं। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है किसान परेशान है, किसान दुविधा में है, बहुत ज्यादा दुख में है, टेंशन में है। और उसको एक ही सहारा दिखता है बादल का, बादल क्रांति का प्रतीक है। इसी के साथ आगे अगर हम बढ़े तो ऐसी अवस्था में हे जीवन दाता, जल के सागर बादल, तुम ही बरस कर उस पर कृपा करो। ठीक है, कवि कहता है कि तुम बादल हो, तुम कौन हो? क्रांति के प्रतीक हो, तुम ही कुछ करो और उस किसान के ऊपर कृपा करो। तुम ही ऐसी कोई क्रांति करो जिससे वह शोषण मुक्त हो सके, जो लोग उसे परेशान करते हैं, उसका शोषण करते हैं, ऐसा ना हो। उसकी सूखी हड्डियों में पुनः रक्त मांस आ सके, दोबारा से वो खुश हो जाए और उसकी हड्डियों में जो खून और मांस अब जा चुका है शोषण कर मतलब शोषण करवाते करवाते, वो अब उसके शरीर में वापस आ जाए, उसकी हड्डियों में। ठीक है, अब विशेष की बात करें तो भाषा संस्कृत निष्ठ है। ठीक है, तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया गया है। ये कुछ कॉमन विशेष के पॉइंट बता रहा हूँ। नॉर्मल जो अनुप्रास अलंकार वगैरह होते हैं वो आप छांट भी सकते हो। मैं आपको ये ऐसे बता रहा हूँ कॉमन, जो हर काव्यांश में चल जाएंगे। आपको पता है आपके जो बोर्ड एग्जाम में अगर व्याख्या का क्वेश्चन आता है, साप्रसंग व्याख्या का, तो आपको विशेष उसमें लिखना पड़ता है। अगर नहीं भी आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम इसका विशेष क्या है। प्रतीक, बिंब तथा लाक्षणिकता का सुंदर प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता छायावाद का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब आप कह सकते हो कि एक चीज होती है। और बादल को क्रांतिकारी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम कह सकते हैं इसका मानवीकरण भी हो सकता है यहाँ पे। और लघु लघु छोटे छोटे शब्दों के कारण कविता बहुत ज्यादा प्रभाव वाली हो रही है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो, गा भी सकते हो कविता को। बादलों का मानवीकरण किया गया है यहाँ पे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।